ठीक है। लास्ट बेसिकली हमने प्रोसेस जो डिस्कस किया था वो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जिसको हम आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं। ठीक है, उसका डिस्कशन किया था एंड उसमें हमने वर्क का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो डिराइव कर लिया था, है ना। आई थिंक आप लोगों को याद भी होगा। बेसिकली फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से आया था रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में। रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ठीक है। तो इसमें आपने देखा था बेसिकली जो हमारे पास फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके से था वर्क का, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं MR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, है ना। और ये बेसिकली किसके बराबर है? माइनस डेल्टा U। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का जो डिक्रीमेंट हो रहा है वही बेसिकली वर्क ट्रांसफर के बराबर है। ठीक है, ये चीज हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, दिस पार्ट, है ना, ये वाला जो पार्ट है हमने ऑलरेडी चीजें डिस्कस कर ली थी। अच्छा, इसमें एक फर्दर चीज हमें जो नोट करनी है, देखो जब आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हो आइसेंट्रोपिक मतलब, तो यहाँ पे जो लॉ है वो कुछ इसके अकॉर्डिंग था, प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये एक लॉ था, है ना। इसी को अगर हम फर्दर यूज कर रहे थे, कुछ एक प्रॉपर्टी रिलेशंस होते हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में। वो प्रॉपर्टी रिलेशंस बहुत यूजफुल है। ठीक है, चाहे वो अभी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं थर्मो में, एंड वो चीज आगे भी आप यूज करोगे आरईसी पावर प्लांट में। इंपॉर्टेंट है कि जहां भी ये प्रोसेस इन्वॉल्व है, जहां भी ये पर्टिकुलर प्रोसेस इन्वॉल्व होगी, वहां पे वो प्रॉपर्टी रिलेशंस आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे वो रिलेशन निकालेंगे? देखो ये चीज हमारे पास प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर गामा कांस्टेंट, ये चीज को हमें यूटिलाइज करना है। ठीक है, अच्छा हमें ये भी पता है कि PV इज इक्वल टू MRT, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू MRT। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, आपका लेट सपोज को हम ऐसे कर सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू व्हाट MRT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या है ना, मेरे को ना प्रेशर और वॉल्यूम ये रिलेशन है। ठीक है, कहने का मतलब इसको मैं आगे फर्दर एक्सपेंड करूँ तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा, इस तरीके से लिखने वाले। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे दो प्रेशर एंड वॉल्यूम है, मुझे क्या करना है, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में तो आपको रिलेशन पता ही है, बट मुझे प्रेशर एंड टेम्परेचर के टर्म्स में रिलेशन निकालना है। तो क्या करना है, तो लेट सपोज मैं वॉल्यूम को रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं वॉल्यूम को रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, सो अगर मुझे वॉल्यूम को रिप्लेस करना है तो वॉल्यूम की जगह मैं लिखूंगा MRT/P। MRT/P मैं वैल्यू यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं, देखो फर्दर हमारा क्या बनेगा, ये P1 है, P1 की जगह आप रख रहे हो MRT/P की पावर गामा। अच्छा ये सब 1 1 आएगा इसके साथ, P1 P1, है ना, ये चीज। ये हो गया P2 एज इट इज, V2 की जगह आप रखोगे MRT/P2 की पावर गामा। ठीक है, क्लियर है। जस्ट वॉल्यूम को हम इन टर्म्स ऑफ MRT/P यहाँ पे पुट कर दिया, सिंपल। जब आप इसको पुट करते हो, अच्छा MR तो ये तो बेसिकली कांस्टेंट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, MR वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, देखो P1 इंटू T1 की पावर गामा, P1 की पावर गामा, यहाँ क्या हुआ P2 इंटू T2 की पावर गामा, और यहाँ हो जाएगा P2 की पावर गामा। तो जरा ऐसे ध्यान से देखो ये रिलेशन क्या बनता है हमारे पास। इसको अगर हम फर्दर देखें तो ये दिस पार्ट P1 ये अपसाइड जाएगा, P1 अगर ये अपसाइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, P1 1 माइनस गामा। ठीक है, P1 1 माइनस गामा, ये हो जाएगा आपका T1 की पावर गामा, ये हो जाएगा P2 की पावर 1 माइनस गामा एंड इनटू T2 गामा। ठीक है, इस तरीके से इस रिलेशन को फर्दर अगर हम ऐसे लिखें, इसको अगर हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, लेट सपोज इसको हम ऐसे लिख रहे हैं T2 बाई T1, लेट सपोज T2 बाई T1 का होल पावर गामा है। ठीक है, एंड ये T2 बाई T1 एंड आपका हो जाएगा P1 बाई P2 की पावर होल 1 माइनस गामा।
ठीक है। लेट सपोज इसको अगर मैं रिवर्स करके लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूँ T2 बाई T1 की पावर गामा इक्वल्स टू व्हाट, P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1, है ना। एंड सिंपली T2 बाई T1 को सिंपल अगर मैं ऐसा रखूं, इट विल बी व्हाट, T2 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। सो ये एक प्रॉपर्टी रिलेशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको रिलेशन हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो रिलेशन निकल के आया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के केसेस में, ठीक है। तो T2 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है। ये तो टेम्परेचर एंड प्रेशर के टर्म्स में आ गया। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में चाहिए मुझे, लेट सपोज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में चाहिए तो प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर में रखूंगा, ठीक है। प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर रख सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे हम। सेकंड जो हम पार्ट यूज करते हैं, देखो एक तो ये वाला केस है, एक तो ये चीज है, ठीक है। दूसरी चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फिर से अगेन वही इक्वेशन, P1 V1 की पावर गामा P2 V2 की पावर गामा, इस तरीके से यूज कर रहे हैं इस बार। बट हम क्या चेंज करने वाले हैं, प्रेशर को रिप्लेस कर देंगे mRT बाई V से। इस बार प्रेशर को रिप्लेस कर रहे हैं, एंड अगर प्रेशर को रिप्लेस करते हो तो हो जाएगा mRT1 V1, ठीक है। ये V1 की पावर गामा, ये हो जाएगा mRT2 V2 एंड V2 की पावर गामा, ठीक है। ये चीज तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये mr वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली बचेगा आपका यहाँ पे T1 इंटू V1 की पावर गामा माइनस 1, यहाँ होगा T2 इंटू V2 की पावर गामा माइनस 1। एंड फाइनली आपको जो रिलेशन मिला है यहाँ पे फ्रॉम दिस, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा T2 बाई T1 इक्वल्स टू V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इसको हम एज अ सिंगल लिख सकते हैं क्योंकि T2 बाई T1 आपका लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है, T2 बाई T1 है तो राइट हैंड पार्ट भी ऑब्वियसली बात है सेम होगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके इसको फाइनली एक की लाइन में हम इससे लिखेंगे, एक ही लाइन में अगर हमें लिखना होगा तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं। देखो V1 बाई V2 P1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल्स टू T2 बाई T1, ठीक है। दिस इज द फाइनल रिलेशन जो आपको याद रखना है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइट, ठीक है। सो ये चीज रिलेशन आपको याद रखना है किसके केस में, जो आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो वहां पे न्यूमेरिकल्स के केसेस में बहुत आगे ये यूज होने वाला है ये चीज, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना। बाकी तो क्या चीज हमने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है वो है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। बट उससे पहले हम कुछ रिलेशंस जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करते हैं। सत्य कौन से वाले पार्ट किसको रिपीट करना है, किसकी बात कर रहे हो? अच्छा, इसको पूरा एंटायर ये चीज को बोल रहा हूँ रिपीट करना है। अच्छा देखो मैं शॉर्ट में इसको डिस्कस कर लेता है। हमने देखो क्या डिस्कस किया है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ये हमने कल पढ़ा था। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला तो आपको पता है, ये वाली चीज वर्क वाला फॉर्मूला, ठीक है। वर्क वाला फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, ये सब चीज है। अब हमने क्या कर रहा है कि प्रेशर इनटू वी एंड वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये प्रॉपर्टी रिलेशन है फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में। तो हमने क्या कर रखा है, हमने बस एक रिलेशन निकाला है बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर्स, जो कि एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। तो क्या करा हमने, हमारे पास ये रिलेशन अवेलेबल है, P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, ये तो एक बार मैंने क्या करा, वॉल्यूम को रिप्लेस करके mRT by P से,
यहाँ पे रखा, तो वहां से मेरे पास एक रिलेशन निकल के आया बिटवीन टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा ये 1 and 2 क्या है, मतलब कहने का मतलब है मेरी कोई प्रोसेस होगी जो ऐसे हो रहा है, 1 से 2 मेरा कोई प्रोसेस हो रहा है, 1 से 2 बेसिकली मेरा कोई प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज आप बोल सकते हो इसको इनिशियल है, फाइनल स्टेट्स, तो ऐसा मेरा कुछ प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ फॉर द रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो ये तो बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशंस है, बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर एक रिलेशन आपको यहां से निकलेगा जब आप वॉल्यूम को रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। वैसे ही दूसरा केस है कि जब आप प्रेशर को रिप्लेस कर दोगे तो आपको रिलेशन मिलेगा बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम्स। तो ये दोनों आपको रिलेशंस मिलते हैं फ्रॉम द रिवर्सिबल एडियाबैटिक रिलेशन। बस हमने सिंपली क्या करा, आइडियल गैस यूज करके रिलेशंस निकाला। तो फाइनली एट लास्ट कंक्लूजन पॉइंट ये है कि आपको ये रिलेशन याद रखना है, किसके केस में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक केस में, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक केस। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो प्रोसेस होगा उसके केस में हमें ये चीज रिलेशन फाइनली कंक्लूड ये करना है कि ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए न्यूमेरिकल केसेस में, ठीक है। बाकी डायरेक्शन बहुत सिंपल है, प्रेशर को रिप्लेस किया, एक बार वॉल्यूम को रिप्लेस किया, बस वो चीज है। तो ये वो बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं जो प्रीवियसली गेट में आ रहा है हमारे क्वेश्चंस, ठीक है।
आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? आंसर बताओ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ दो लोगों को आंसर पता है बस। सी डी बी। ए में क्या दिक्कत है? देखो क्वेश्चन पढ़ते देखो, स्टार्टिंग से क्वेश्चन में लिखा है द कंटेंट्स ऑफ अ वेल इंसुलेटेड टैंक। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ अ वेल इंसुलेटेड टैंक। वेल इंसुलेटेड टैंक, इसका बोलने का मतलब ही यही है। हीट ट्रांसफर इज जीरो नाइदर टू द सिस्टम और फ्रॉम द सिस्टम। वेल इंसुलेटेड है मतलब ना सिस्टम में अंदर एंटर करेगा ना सिस्टम से बाहर जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये चीज। आर हीटेड बाय अ रजिस्टर ऑफ 23 ओम एंड 10 एम्पियर करंट, है ना। आई स्क्वायर आर आपको पता है फॉर्मूला बेसिकली। इज फ्लोइंग, कंसिडर द टैंक इज फ्लोइंग। ठीक है, अच्छा, इज फ्लोइंग, कंसिडर द टैंक अलोंग विद इट्स कंटेंट एज अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ऐसे कुछ एक टैंक है, ठीक है, एंड लेट्स सपोज दिस इज योर रजिस्टर एंड टैंक जो है आपका इंसुलेटेड है। अच्छा, सिस्टम के अंदर कौन क्रॉस कर रहा है? सिस्टम के अंदर कौन एंटर कर रहा है? सिस्टम के अंदर एंटर क्या कर रहा है? वर्क, एग्जैक्टली, वर्क इज एंटरिंग टू द सिस्टम। ठीक है, हीट नहीं बोल सकते, हीट तो उसका आउटकम है बाद में। देखो एक चीज याद रखो, इंसुलेटेड भी नहीं होता ना, इंसुलेटेड भी नहीं होता, बट आप ये बोलोगे जब हीट रजिस्टर के अंदर कौन फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, एक इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है इन द सिस्टम, एंड ऑब्वियसली बात है कुछ उसका जो वर्क है वो कहीं ना कहीं हीट में कन्वर्ट होगा। बट इंसुलेटेड है तो हीट तो ट्रांसफर होगा नहीं। अगर इंसुलेटेड नहीं होता तब हीट ट्रांसफर के चांसेस थे। ठीक है, तो वर्क ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर क्या ट्रांसफर हो रहा है? वर्क, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सो इट विल बी नेगेटिव 110%, है ना। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो नेगेटिव हो गया। अब हीट ट्रांसफर तो जीरो है, तो आपको पता है अगर आप अप्लाई करते हो क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हो तो ये चीज तो जीरो है, हीट ट्रांसफर इज जीरो, माइनस वर्क, और माइनस ऑलरेडी होगा ही होगा ये। ठीक है, आई स्क्वायर आर, आई कितना था? 10 का स्क्वायर इंटू 23 था ना ये। ठीक है, इस हिसाब से ये आपका ये हो जाएगा वर्क इक्वल्स टू डेल्टा ई। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2.3 किलो जूल के टर्म्स में। ठीक है, 2.3 किलो जूल डेल्टा ई। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर विल बी सी, हीट ट्रांसफर जीरो, वर्क ट्रांसफर इज नेगेटिव, एंड डेल्टा यू ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगा ही।
आप वर्क ट्रांसफर कर रहे हो, तो जो वर्क ट्रांसफर है बेसिकली सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को ही इंक्रीज कर रहा होगा। आप खुद सोचो, ये आपको ऑप्शन, आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है वैसे, पहली बात है इसमें। हीट ट्रांसफर हो नहीं रहा है, वर्क आप सिस्टम के ऊपर कर रहे हो, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इट मींस जो भी आपने एनर्जी का वर्क ट्रांसफर मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम के अंदर, तो एनर्जी कहां जाएगी, कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही होगी, और तो कहीं उसका यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है ना, तो सिस्टम का ही इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा जो भी आपने वर्क ट्रांसफर किया। हाँ, अगर इंसुलेशन नहीं होता तो हीट ट्रांसफर हो जाता उसके बाद। ठीक है, ये चीज तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गेट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, गेट 2011 में पूछा था ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
सॉल्व करो इसको, आंसर क्या है? ये जो ब्लू से ड्रॉ किया है, दिस आर द स्टॉपर्स। ब्रैकेट में लिखना है नेग्लिजिबल, इसका एरिया हमें कंसीडर करना है। नेग्लिजिबल एरिया स्टॉपर्स। तो एयर हेल्ड इनसाइड द टैंक, अच्छा सिलेंडर, टैंक की जगह से सिलेंडर है वैसे एक्चुअली ना, टैंक लिख दिया मैंने वैसे, सिलेंडर है। आंसर निकालो पहले इसका फटाफट, क्या आएगा सॉल्यूशन? अच्छा पिस्टन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? स्टॉपर लगा है ना, तो पिस्टन कभी ऊपर जाएगा कभी? पिस्टन चाह के भी ऊपर नहीं जाएगा, पिस्टन जाएगा नीचे ही, पिस्टन जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट उसने पूछा है कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो नीचे जाएगा। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, तो कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो? अच्छा पहले एक चीज बताओ, पिस्टन जाएगा क्यों नीचे और किस कंडीशन में जाएगा नीचे? टेम्परेचर छोड़ो, कब जाएगा वो नीचे? ये बात तो क्लियर है कि पिस्टन डाउनवर्ड जाएगा, बट डाउनवर्ड जाएगा तो जाएगा कैसे? कि क्या ऐसा होगा सिस्टम में चेंज जिसकी वजह से पिस्टन नीचे जाना चालू करेगा? कूलिंग पे, मतलब एग्जैक्टली प्रिसाइजली अगर हम बात करें, जब प्रेशर सिस्टम का मतलब गैस का एयर का जो प्रेशर है वो ड्रॉप करना स्टार्ट करता है। क्योंकि अभी तो उसने ये कंडीशन दे रखी है आपको, डायग्राम में ये दे रखा है कि भाई पिस्टन बिल्कुल स्टॉपर के साथ कनेक्टेड है, जब तक प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। क्योंकि अच्छा अभी ये जो कंडीशन है, यहाँ पे जो भी आपका प्रेशर दे रखा है, ठीक है, आपको बस ये देखना है कि किस पर्टिकुलर कंडीशन पे ये ड्रॉप होगा और ये ड्रॉप प्रेशर ड्रॉप होगा और ये पिस्टन ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपको याद होगा कि देखो ये स्टॉपर की वजह से ऊपर जाएगा, प्रेशर लेट्स सपोज मैं हीट ट्रांसफर कर रहा हूं, तो प्रेशर बढ़ाते भी जाऊंगा तब भी ये पिस्टन यहीं का यहीं रहेगा, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, बट प्रेशर जरूर इंक्रीज होता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पिस्टन नीचे जाने वाला होगा? ये कब होगा? पहली बात उसने लिखा बिगिन टू मूव, मतलब जस्ट अबाउट, मतलब वो होने वाला जब वो नीचे ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा हो, जब वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा हो। तो आपको बस ये देखना है कि किस कंडीशन पे वो बैलेंस हो रहा है, क्योंकि जैसी वो बैलेंसिंग वाली कंडीशन थोड़ा सा चेंज होगा तो ड्रॉप कर जाएगा। पिस्टन अभी आपका स्टॉपर के साथ कनेक्ट, मतलब स्टॉपर से टच हो रखा पूरा, आपको थोड़ा ना पता कि ये बैलेंस कंडीशन में है कि यहाँ पे नीचे से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, हमें नहीं पता अभी। ठीक है, लेट सपोज मुझे अभी कुछ नहीं पता कि यहाँ अंदर प्रेशर क्या है, उस प्रेशर वो कहीं ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्टॉपर से आगे मूव करेगा नहीं, बट प्रेशर जरूर ज्यादा है। तो आपको पता है ये जो पिस्टन है ये ड्रॉप कब करेगा, जब यहाँ का प्रेशर ड्रॉप करे। ड्रॉप किसके करस्पॉन्डिंगली? देखो इस पे जो पिस्टन है, पिस्टन और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मिलके क्या लगाएंगे, अपोजिट फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब तक अंदर का प्रेशर उसको बैलेंस कर रहा है तब तक तो वो वहीं पर रहेगा स्टेशनरी, लेकिन जैसे ही नीचे का प्रेशर ड्रॉप करता है तब वो ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा, है ना? तो फोर्स फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेशर निकालना है। देखो इसका आप ये चीज समझो, ये आपका पिस्टन है, ठीक है, ये आपका पिस्टन है, पिस्टन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज व्हाट, दिस इज योर प्रेशर फोर्स। ठीक है, ये प्रेशर लग रहा है। अब मुझे फोर्स का टर्म्स में लिखना है, तो प्रेशर इनटू एरिया, पिस्टन का एरिया दे रखा है आपको। ठीक है, ये यहाँ का जो प्रेशर है अभी जो गिवन आपको प्रेशर है एयर का, वो मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा होगा, वेट ऑफ द पिस्टन, क्योंकि मास दे रखा है पिस्टन का। ठीक है, पिस्टन का वेट हो गया, और आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दे रखा है, तो प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द पिस्टन, ये दोनों मिलके डाउनवर्ड लग रहे होंगे, करेक्ट?
ये जो है वेट ऑफ द पिस्टन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स, ये दोनों मिलकर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं और अंदर से क्या लग रहा है, प्रेशर पी इंटू एरिया। अब आपको क्या करना है, देखो ये मूव नीचे तब करेगा जब ये ड्रॉप हो, बट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, ये इसके बराबर, और यही कंडीशन के करस्पॉन्डिंगली मैं टेम्परेचर भी निकालूंगा, क्योंकि उसने लिखा है बिगिन टू मूव। बिगिन टू मूव वाली कंडीशन मतलब जब ये होना चालू हो जाए, बिगिन टू मूव या जस्ट अबाउट टू मूव, तो एक्चुअली मोशन हो नहीं रहा है, बट ये वो कंडीशन है जहां पे चेंजेस होंगे, मतलब क्योंकि थोड़ा सा भी ड्रॉप करा प्रेशर तो वो नीचे स्टार्ट हो जाएगा मोशन। तो कभी भी क्वेश्चन आए इस तरह के सिलेंडर के, और भी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको क्या देखना है कि भाई पिस्टन के मूवमेंट की बात हो रही है ना, चाहे डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो, इनिशियली आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करनी है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस कंसीडर करनी। अब देखो ऊपर भी कब जाएगा, अब जैसे लेट सपोज इसमें लिखा है बिगिन टू मूव अपवर्ड्स, ऐसा मतलब स्टॉपर नहीं है। लेट सपोज ऐसा केस है कि स्टॉपर नहीं है, सिंपली आपका ना ये टैंक है और सिंपली ये पिस्टन है ऐसा, और ये कंडीशन दे रही है। अगर ये कंडीशन है इट मींस कि भाई ये जो डाउनवर्ड वाले फोर्सेस होंगे और ये अपवर्ड वाले फोर्सेस होंगे बैलेंस होंगे, तो कोई ना कोई इसके करस्पॉन्डिंगली प्रेशर होगा, वो प्रेशर आप फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है मुझे तो वो प्रेशर निकालना है जिस पे ये क्या हो, बैलेंस हो, क्योंकि जैसे ही वो बैलेंस कंडीशन चेंज होगी पिस्टन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, है ना, पिस्टन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको बैलेंस करते हो। ठीक है, आपने करा इनको बैलेंस, तो ये हो जाएगा P इंटू ए इक्वल्स टू वेट ऑफ द पिस्टन मतलब mg प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो गिवन है इनटू पिस्टन का एरिया A। तो यहां से सबसे पहले आप प्रेशर का वैल्यू निकाल लो। प्रेशर का वैल्यू निकलेगा, प्रेशर का ये वो वैल्यू जिसमें ये बैलेंस कंडीशन में होगा, और जैसे ये प्रेशर ड्रॉप पिस्टन विल आल्सो ड्रॉप, पिस्टन भी आपका ड्रॉप करेगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा। बट उसने पूछा क्या, उसने प्रेशर थोड़ा ना पूछा है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि प्रेशर पे किस प्रेशर पर ड्रॉप करेगा, तो ये वो प्रेशर है। ठीक है, बट टेम्परेचर पूछा है। लेकिन आप ये सोचो जिस वक्त ये प्रेशर है उस वक्त कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है सिस्टम में, कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होगा सिस्टम में, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं रिलेशन, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन वी कैन डायरेक्टली राइट की P1 by T1 इक्वल्स टू P2 by T2, ये चीज। P1 T1 आपको ऑलरेडी पता है, P1 T1 पता है क्योंकि सिस्टम का P1 T1 आपको दे रखा है। P2 आपने यहां से निकाल लिया, T2 आप निकाल सकते हो इजीली यहां से। यस यस, आंसर क्या आ रहा है, सबसे पहले प्रेशर का वैल्यू बताओ, प्रेशर का आंसर कितना आ रहा है, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर कितना आ रहा था, प्रेशर का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, इस प्रेशर का वैल्यू कितना आ रहा है 125 बार 1.25, ठीक है ठीक है 125 किलो पास्कल बेसिकली, 125 किलो पास्कल, ठीक है करेक्ट है, आपने बार के टर्म्स में बता रखा, ठीक है। यहाँ पे रखोगे, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे T2 की, यहाँ से आप T2 की वैल्यू, अच्छा इसमें रखोगे तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में रखोगे, और आंसर पूछा है डिग्री सेल्सियस में 147.625, हाँ 147.62 समथिंग आ रहा है, यस करेक्ट, डिग्री सेल्सियस के टर्म्स में आ रहा है 147, आंसर यहाँ से आएगा केल्विन में, बट मुझे चाहिए किस में, डिग्री सेल्सियस में, क्वेश्चन में जो पूछा है 147.625। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना बहुत एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो गेट में आ रखा है, ठीक है, गेट में 2008 में आया था, और इसी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेट 2018, ठीक है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन का प्रोसीजर, क्वेश्चन का जो हमें जो प्रोसीजर है इसका सॉल्व करने का वो क्लियर होना चाहिए। किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो पिस्टन का डाउनवर्ड मोशन कब होगा, जब प्रेशर डिक्रीज करेगा, एंड ऑब्वियसली बात है प्रेशर डिक्रीज कहने का मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर कराया होगा सिस्टम से, मतलब सिस्टम से हीट रिजेक्शन हुआ है कुछ ना कुछ।
तो सिस्टम से हीट रिजेक्शन मतलब प्रेशर ड्रॉप। एक्चुअली अगर हम बात करें तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप होने के कारण ही पिस्टन आपका डाउनवर्ड मूव करेगा। स्टॉपर लगा इसलिए अपवर्ड नहीं जा सकता है, डाउनवर्ड ही जाएगा, ठीक है। तो किस प्रेशर पे वो डाउनवर्ड जाने की कोशिश करने वाला होगा या जाने वाला होगा, जा नहीं रहा है, ठीक है, बिगिन टू मूव बोला है, मोशन की बात नहीं करी, बिगिन टू मूव, किस पर्टिकुलर प्रेशर में वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करने वाला होगा। तो बेसिकली आपको तो ये चीज चेक करना है भाई, इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द पिस्टन, पिस्टन की बात हो रही है मोशन की, तो पिस्टन का इक्विलिब्रियम कंडीशन देखा भाई, नीचे से प्रेशर फोर्स ये लग रहा है एंड ऊपर से ये लग रहा है। एटमॉस्फेरिक दिया है इसलिए कंसीडर किया है, जरूरी नहीं है। अगर एटमॉस्फेरिक नहीं दिया होता तो मैं कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स कंसीडर नहीं करता, वो दिया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इसलिए हमने उसे कंसीडर किया। तो ये अब बात है कि आपने तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करी, हाँ बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करी, क्योंकि मैं वहां से वो प्रेशर निकालना चाहता हूं जिसमें वो बैलेंस है। और जैसे ही ये प्रेशर थोड़ा सा भी 124 हुआ ना, तो पिस्टन नीचे डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट कर देगा। 125 में वो बैलेंस्ड है, 125 किलो पास्कल जब प्रेशर यहाँ पे होगा वो बैलेंस रहेगा तब तक। अच्छा इनिशियली प्रेशर कितना दिया था हमें पता है, यहाँ पे इनिशियली प्रेशर कितना दिया था 200। अब ये देखो, ये सोचो ना, इनिशियली जो प्रेशर दिया था आपको यहाँ पे P1, P1 आपको जो दिया है इट इज 200, P1 से आपका ये यहां तक पहुंच गया कितना 125, लेकिन आपका पिस्टन का मोशन अभी भी डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। इनिशियली 200 किलो पास्कल दिया था ना प्रेशर, तो 200 से 125 पहुंच गया, लेकिन अभी तक मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। मोशन स्टार्ट होना तब चालू होगा जब प्रेशर 125 से नीचे ड्रॉप कर जाए, ठीक है। मतलब आप ये सोच रहे हो ये 200 रहा होगा तो मतलब कहीं ना कहीं अंदर जो नीचे से फोर्स लग रहा है वो ज्यादा रहा होगा, ऑब्वियसली बात है। जब 200 किलो पास्कल जब इनिशियल है, 200 किलो पास्कल जब इनिशियली अंदर प्रेशर रहा होगा, तो जो अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा प्रेशर की वजह से, प्रेशर फोर्स जो लग रहा होगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा रहा होगा। वो तो इसलिए ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ स्टॉपर प्रोवाइड कर रखे, स्टॉपर हटा रहे तो वो तो ऊपर चले जाता, ठीक है ये चीज। अच्छा क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मेट में कैसे पूछा जा सकता है आपको, ये देखो ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अब इससे मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के। क्वेश्चन क्या होगा देखो, लेट सपोज यही क्वेश्चन है कंप्लीट और आपसे लिखा है कि लेट सपोज इफ यू रिमूव द स्टॉपर व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, पिस्टन विल मूव अपवर्ड, पिस्टन विल मूव डाउनवर्ड और पिस्टन विल रिमेन स्टेशनरी। बात समझ में आ रही है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर स्टॉपर को हटा रहा हूं मैं, लेट सपोज स्टॉपर को रिमूव करते हैं तो पिस्टन का मोशन अपवर्ड डाउनवर्ड या स्टेशनरी, ये कैलकुलेट करना है। तो अगेन क्या चीज सबसे पहले चेक करोगे आप, ये इस प्रेशर को चेक करोगे। बात समझ में आ रही है? अब लेट सपोज सेम क्वेश्चन है तो क्या होता है अगर मैं स्टॉपर को रिमूव करूंगा तो पिस्टन कहां जाएगा बताओ, ऊपर, हाँ अब डायरेक्शन में मूव करेगा। वो पता कैसे चला मुझे, वो मुझे पता कैसे चला, वो मुझे यहां से पता चला जब मैंने इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर किया। देखो चेंज क्या नहीं होगा कभी भी, चेंज क्या नहीं हो सकता कभी भी, जो इस पर लग रहा है रेजिस्टेंस, वेट ऑफ द पिस्टन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स, ये कभी चेंज नहीं होगा। चेंज तो आप ये कर रहे हो सिस्टम की प्रॉपर्टी, जो सिस्टम का प्रेशर है उसको चेंज कर रहे हो। तो जो एक्सटर्नली बाहर से लग रहा है वेट ऑफ द पिस्टन हो गया, या कुछ आपने एक्सटर्नल लोड रखा है, या जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उन सब का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहना है। तो जब आप इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हो तो आपको एक प्रेशर का वैल्यू मिलेगा जिस पे वो बैलेंस कर रहा होगा, किसको, जो अपोजिट एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उनको बैलेंस कर रहा होगा। तो मैंने निकाला 125 और दिया है 200, इट मींस बहुत ज्यादा प्रेशर है अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, पिस्टन ऊपर जाना चाहिए, जा इसलिए नहीं रहा है बिकॉज स्टॉपर है, स्टॉपर हटाओगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा। लेट सपोज अगर आप कैलकुलेशन करते हैं आपका आंसर आता है एग्जैक्टली 125 ही, ठीक है। लेट सपोज आप कैलकुलेशन करते हैं आंसर आता है 125, इट मींस आपका पिस्टन क्या रहेगा, स्टेशनरी ही, क्योंकि वो एग्जैक्टली बैलेंस कर रहा है जो डाउनवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं, पिस्टन का वेट, ये एटमॉस्फेरिक, इन सबको बैलेंस कर रहा है। तो आंसर आता है आपका क्या, कि वो स्टेशनरी रहेगा। अगर आपको इनिशियली प्रेशर भी 125 दिया होता, वो चीज है। अब वही मैं बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इससे मल्टीपल वेज में क्वेश्चंस बन सकते हैं, मल्टीपल वेज में। आपको ये समझना है पिस्टन का मूवमेंट अप एंड डाउन टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट, की इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम क्या है, एंड उसके प्रेशर के इंक्रीज डिक्रीज होने से फर्क क्या पड़ता है, एंड ये कौन इसकी बैलेंसिंग की जब बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ द पिस्टन। क्योंकि आप जस्ट फोर्स बैलेंस कर रहे हो, फोर्स बैलेंस करने के बाद आप वहां से प्रेशर कैलकुलेशंस करते हो।
ठीक है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। बाकी क्वेश्चंस कुछ भी इसमें पूछ सकते हो आप। ठीक है, अभी आगे हम जब क्वेश्चन सेक्शन करेंगे तो वहां पे और इसमें एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्ट भी कुछ नहीं है। अब ये पिस्टन है, इसके ऊपर स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में बन सकते हैं, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। बट ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन यही है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है। आप इसके अलावा जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, वो आप इजिली कर लोगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 147। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। अगेन क्वेश्चन का सेंटेंस, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज दिया उसको क्लियरली पढ़ो, एंड जो भी पॉसिबल रिलेशंस हैं आपके पास उनको अप्लाई करो। जो भी रिलेशंस आपको लगते हैं इसमें बिल्कुल सही होंगे उनको आप डायरेक्टली अप्लाई करो। ठीक है, एक एक वर्ड क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से आपको हिंट मिलेगा बेसिकली
क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को कंप्लीटली समझा नहीं, आपने क्लियरली आपको पता नहीं क्वेश्चन में बोला क्या गया, तो आपको कभी हिंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में कई जगह कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें हिंट दे रहे हैं कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, मतलब ये पर्टिकुलर अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। अप्रोच क्लियर तभी होगा जब पहले क्वेश्चन समझ में आए। तो क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से, अगर इन्हें केस लगता है कि क्लियर नहीं है अभी भी, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड जो भी रिलेशंस आपने अभी तक पढ़े हैं उससे आप क्वेश्चन करोगे तो अपना आप सॉल्व हो जाएगा आंसर, तो क्वेश्चन आप सॉल्व होगा एंड आंसर डेफिनेटली आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। देखो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, पहली बात तो क्लोज्ड रिजिड वेसल, ठीक है, स्टीरर अप्लाइज 100 किलो जूल ऑफ वर्क एंड हीट इज लॉस्ट। ठीक है, ये स्टीरर है लेट सपोज कुछ, एंड बिकॉज ऑफ द वर्क, यहाँ पे आपने कुछ वर्क ट्रांसफर किया है 100 किलो जूल का इनटू द सिस्टम, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड हीट क्या हुई है यहाँ से लॉस हुई है, कितना 20 किलो जूल। ठीक है, 411 नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि 100 किलो जूल का वर्क हुआ है, स्टीरर बोले आप कुछ भी बोले, हमें वर्क से मतलब है, कौन सा टाइप ऑफ वर्क से मतलब है। 100 किलो जूल का वर्क हुआ है, हीट ट्रांसफर आपका कितना जा रहा है 20 किलो जूल, मतलब सिस्टम से बाहर हीट लॉस, इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करो, आंसर आएगा वहां से सिंपल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन अप्लाई करोगे डायरेक्टली वहां से आंसर मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मास के मास निकालना पड़ेगा। कितना आंसर आ रहा है बताओ फटाफट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही तो अप्लाई करना है, इसमें और कुछ है क्या। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप अप्लाई करते हो, हीट ट्रांसफर आपको दिया है -20, ठीक है, वर्क क्या है -100 इक्वल्स टू डेल्टा यू, ठीक है।
तो फाइनली जब सॉल्व करते हो -20 + 100 टू डेल्टा, ये कितना निकल गया है 80। 80 वॉट यूनिट क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे, यूनिट क्या है किलो जूल। 80 किलो जूल का चेंज इन इंटरनल एनर्जी 620 केल्विन। देखो 80 किलो जूल का चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया। इंटरनल एनर्जी को अगर आपको लिखना है क्या तरीका होगा यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी अगर आपको लिखना है तो इट विल बी व्हाट mcv डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना है 80 आपका किलो जूल के टर्म्स में, तो मास आपको पता नहीं, सीवी आपको पता है फॉर एयर कितना होता है, हमने लिखी होंगी वैल्यूज 0.718। डेल्टा टी बोलने का मतलब है T2 माइनस T1। T1 हमें ऑलरेडी गिवन है, T2 आप निकाल सकते हो, और T2 आप निकाल सकते हो। मास आपको नहीं पता, मास के लिए तो क्या है आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, PV = mRT। R फॉर एयर कितना होता है 0.287। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए हमेशा, ठीक है, फॉर एयर ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 0.287 है आर का वैल्यू फॉर एयर। सीवी का वैल्यू कितना होता है 0.78 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो कितना आएगा T2 विल बी 619 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रोक्सीमेटली 620 है, बट एक्चुअल में आंसर देखोगे, ठीक है। तो PV = mRT से आप यहाँ से मास निकाल लोगे, इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो मास, यहाँ से मास निकालोगे, यहाँ रखोगे। मास निकालना क्यों जरूरी है हमारे लिए, बिकॉज दिस यूनिट इज इन किलो जूल। अगर एक किलो जूल पर केजी में होता तो मास का मतलब ही नहीं था फिर यहाँ पे कुछ। 80 किलो जूल है यहाँ पे, यहाँ पे भी किलो जूल चाहिए ना, तो मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर किलो जूल पर केजी भी होता आपका, ये जो रिजल्टिंग वैल्यू आया डेल्टा यू का किलो जूल पर केजी में होता तो मास की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी फिर हमें, ठीक है। ये चीज समझो, आपको अप्रोच पता है, फॉर्मूला रिलेशंस पता है आपको, आपने वैल्यूज भी सब सही रखी, बट अगर आप यूनिट्स में मिस्टेक करो अल्टीमेटली फिर फायदा नहीं है, क्वेश्चन फाइनली गलत होगा, ठीक है। यूनिट्स मिस्टेक आपको देख कर चलना है यार, जब आप रख रहे हो यहाँ पे किलो जूल तो यहाँ पे भी तो किलो जूल होना चाहिए। अब एक किलो जूल होगा तब जब आप मास से मल्टीप्लाई करोगे, अदरवाइज वो किस में रहेगा किलो जूल पर केजी में हमेशा, ठीक है। तो T2 विल बी व्हाट 619, 619 पॉइंट कितना आ रहा है एग्जैक्ट 619.8 है ना, 80। फाइनली ये आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो बोलने के लिए बहुत इजी है कि एक फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला है हीट ट्रांसफर माइनस वर्क ट्रांसफर इक्वल्स टू डेल्टा ई, बट जब तक आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे अलग अलग वैरायटी के, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसको यूज करने में, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट इसी में,
यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड पार्ट, नॉट मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड पार्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करो इसको, एक बार ट्राई करो। ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन में डाटा कहीं कम है, मतलब कुछ और होता है जिससे हम निकाल पाते हैं। हुआ सॉल्व किसी से क्वेश्चन, मतलब ऐसा कहीं लग रहा है कि क्वेश्चन में डाटा कम है, ऐसा कुछ? इसलिए बोल रहा हूँ एप्टीट्यूड पार्ट पे फोकस करो। आपके पास जो गिवन डाटा है वो सफिशिएंट है चेंज इन प्रेशर निकालने के लिए। 10.66 11.66 नहीं 11.66 नहीं आ रहा है। थर्टी 33.31 नहीं। ठीक है, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, क्वेश्चन को ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको पता चल सके जो अप्रोच आपने लगाई है उसमें कहाँ कुछ बेसिकली कमी थी, मतलब कहाँ कुछ लैक कर रहे हो आप अप्रोच जब अप्लाई कर रहे हो अपने, तो वो चीज आपका क्लियर हो जाता है। अगर आपने क्वेश्चन विदाउट एनी अटेम्प्ट आप सॉल्यूशन देखोगे, आपको कभी भी कुछ गेन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट क्वेश्चन को अपने एंड से एक बार ट्राई जरूर करो। कुछ भी आंसर आए वो मैटर नहीं करता है, आंसर जो भी आ रहा है इस मोमेंट पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है कि आपने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन अपने एंड से। जब तक आप अपने एंड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको क्लियरिटी नहीं होती। आपको तो सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर मिल गया या सॉल्यूशन मिल गया, तो आपका जो क्लैरिटी है, आपका माइंड तभी ओपन होगा जब आप खुद से क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हो, देन सॉल्यूशन। फिर आपको मल्टीपल वेज खुद मिल जाएंगे कि हाँ इससे भी आंसर आ सकता है, इस पर्टिकुलर मेथड से भी आंसर आ सकता है। तो अपने एंड से अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है वो अलग चीज है। अटेम्प्ट करना जरूरी है, एक बार नहीं आएगा दूसरी बार ऑटोमेटिकली आएगा ये आंसर, तीसरी बार। ठीक है,
किसी और का कुछ और आंसर आ रहा है? किसी ने इसके अलावा सॉल्व किया हो, आंसर आ रहा हो, प्लीज आंसर बताओ क्या आ रहा है। 11 एंड 33 जो है बेसिकली आंसर नहीं है, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी किसी और का कुछ आंसर आ रहा है तो बताओ फटाफट क्या आएगा। फिफ्टी सिक्स, 40, 23, चलो देखो इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले अगेन वही चीज, यहाँ पे इंसुलेटेड मेंशन है, रिजिड टैंक मेंशन है, ठीक है, ये चीज मेंशन है। अब देखो यहाँ पे सब चीजें मेंशन है। अच्छा सबसे पहले तो मैं वर्क ट्रांसफर निकाल सकता हूँ क्या? क्या दिया रखा है आपको, स्टीयर का कैपेसिटी 700 वॉट, रेट ऑफ वर्क दिया है बेसिकली आपको ना, यूनिट क्या है, जूल पर सेकंड। तो 700 वॉट का कैपेसिटी का स्टीयर है जो कितने मिनट चल रहा है, 5 मिनट। तो सबसे पहले तो आप वर्क तो निकालो कितना होगा, 700 मल्टीप्लाइड बाई वॉट, 5 इंटू 60। क्यों करा, क्योंकि आपको पता है इसका यूनिट क्या है, इट इज वॉट, वॉट बोलने का मतलब जूल पर सेकंड है ना। जब आप यहाँ पे सेकंड मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका आंसर आएगा जूल में, रिजल्टिंग वैल्यू विल बी जूल। तो सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 210 किलो जूल, ठीक है, 210 किलो जूल, ठीक है। ये आपका आ गया वर्क ट्रांसफर। तो कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम तो आपको वर्क मिल गया, ठीक है, ये चीज 210 किलो जूल, ठीक है, ये चीज आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या अप्लाई करने के लिए क्या रिलेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर इज जीरो, क्योंकि इंसुलेटेड मेंशन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा ये वर्क ट्रांसफर क्या हो रहा है, टू द सिस्टम, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, 210 ही हम वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया डेल्टा यू का वैल्यू, 210 किलो जूल यूनिट, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो नेगेटिव था बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, उसको हम नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, ये चीज आ गया। अब डेल्टा यू का वैल्यू है, डेल्टा यू के वैल्यू से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। अच्छा ये क्या लिखा है, रिजिड, ये क्या लिखा है, रिजिड। रिजिड का मतलब, कहने का मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहा होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 210 इक्वल्स टू एम सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी कहने का मतलब है बेसिकली T2 माइनस T1, ठीक है। मास आपको दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ 3 kg आपको मास दे रखा है, सीवी आपको पता है 0.718। तो सबसे पहले तो इसका वैल्यू निकालो, T2 माइनस T1, इसका वैल्यू बताओ पहले कितना आ रहा है, T2 माइनस T1 का वैल्यू कितना आएगा, 98.04, यार ऐसा अलग अलग वैल्यू आता है क्या, 97, 98 क्या बात कर रहे हो, 97.48, ठीक है, 97, 98 कैसे निकाल रहे हो, 97.48 समथिंग, 48 या 49 जो भी है, ठीक है, वो चीज करेक्ट, ठीक है, ये वैल्यू है। अब आप दिमाग लगाओ, आपको क्या चाहिए, क्या चेंज इन प्रेशर, मतलब P2 माइनस P1 चाहिए ना, आपको चाहिए क्या, क्वेश्चन में तो अल्टीमेटली ये पूछा है P2 माइनस P1, आपको ये निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, बस आपको ये सोचना है, आपके पास क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता चले कुछ सर्टेन कंडीशन दिए, उन कंडीशन के बेसिस पे कुछ रिलेशन यूज करके क्या मैं P2 माइनस P1 निकाल सकता हूँ, ये चीज नोटिस करनी है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, ये रिजिड टैंक, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक रिलेशन आपको याद होगा क्या, एक रिलेशन आपको याद होगा, ऐसा लिख सकते हैं ना, P1 बाय T1 इक्वल्स टू P2 बाय T2 इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये रिलेशन लिख सकते हैं, है ना, ये चीज सही है। आपको क्या चाहिए, P2 माइनस P1, अब थोड़ा सा क्या है, मैथमेटिक्स अप्लाई करो इसमें, और क्या है,
इट विल बी, इसको ऐसा लिख रहा हूँ मैं P2/P1 और इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ T2/T1। ठीक है, मैथमेटिक्स अगर हमने थोड़ा और अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 1 से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे, इट विल बी व्हाट, P2 - P1, डिनोमिनेटर में P1 बचा, यहाँ बचता है T2 - T1, डिनोमिनेटर में बचेगा T1। फाइनली वैल्यू क्या लिखोगे, देखो T2 - P1 जो कि हमें निकालना है इक्वल्स टू T2 - T1 इंटू P1/T1। अब दिक्कत है कि अब P1 आपको गिवन है क्या क्वेश्चन में, P1 गिवन है क्या, P1 गिवन नहीं है, T1 गिवन है, नहीं गिवन है तो क्या करें, अब नहीं गिवन है तो कुछ ना कुछ तो उसका सब्स्टिट्यूशन तो होगा कि नहीं होगा। कैसे निकाले P1 T1, दोनों ही वैल्यू नहीं दे रही है तो ये सोचना नहीं है, जो आपको रिलेशन पता है वो यूज करो। P1 and T1 can be written as what, MR, मास गिवन है R तो ऑटोमेटिकली आपको पता है 0.287 फॉर एयर, V1 वॉल्यूम ऑफ द टैंक आपको गिवन ही है क्वेश्चन में। तो देख लो वर्क निकालने के बाद तो सिर्फ मैथमेटिक्स वाला पार्ट था। तो यहां से आप V2/P1 का वैल्यू निकालोगे, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आ रहा है, आंसर बताओ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 41.9 समथिंग आंसर आ रहा है। किलो पास्कल के टर्म्स में, ठीक है। आर आपने किस में रखा है उस पर डिपेंड करता है, अगर आपने किलो जूल के टर्म्स में रखा है तो किलो पास्कल के टर्म्स में आएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो जस्ट एप्टीट्यूड वाला पार्ट है। तो कई बार जब आपको लगता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कम एंड आंसर पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन है, उन्हीं को आप मॉडिफाई या सिंप्लीफाई या कुछ अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक, करेक्ट। चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं।
ये पार्टीशन है, बेसिकली पोर्शन है। और ये 800 है, ये 300 लिखते हैं, ये 800 है इसमें। 800 किलो पास्कल है N2 का। बाकी ये इंसुलेटेड तो है, ये कुछ में गिवन है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? अच्छा, पहली बात, ये पार्टीशन हटेगा तो होगा क्या? दिस इज द पार्टीशन ना, ये पार्टीशन है, पार्टीशन हटेगा तो क्या हो जाएगा? सॉरी, पार्टीशन हटेगा बेसिकली बोलने का मतलब है आपस में मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होगी तो ऑब्वियसली बात है अलग अलग टेम्परेचर है, देयर विल बी हीट ट्रांसफर एंड अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि इंसुलेटेड है, क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा इसका आपस में। इसका 450 केल्विन है, उसका 400 केल्विन है, आपस में हीट ट्रांसफर होगा, एक फाइनल टेम्परेचर मिलेगा जिसमें आके दोनों क्या हो जाएंगे? कंबाइंड। मतलब मिक्सिंग होके एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी जब एक फाइनल प्रेशर होगा सिस्टम का एंड एक फाइनल टेम्परेचर होने वाला है ना। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कैसे निकाल सकते हो? जितना लॉस हुआ है उतना गेन होगा। अगर एक ने लॉस किया है तो दूसरे ने गेन किया होगा, सिंपल सी बात है। अब आपको पता है 450 ज्यादा है, तो 450 वाला जो N2 है, इट विल लूज सम एंड CO2 विल गेन सम। जितना लॉस उतना गेन होगा। क्यों हम बोल रहे हैं? बिकॉज इंसुलेटेड है, अमाउंट ऑफ कंटेंट जो भी ट्रांसफर होगा वो बेसिकली कांस्टेंट रहने वाला है। तो आपस में इन दोनों के बीच में मिक्सिंग होगी एंड मिक्सिंग की वजह से क्या होगा? हीट ट्रांसफर होना है। तो इसने जितना दिया उसका इसमें बढ़ गया टेम्परेचर। मतलब बिकॉज ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन आप ये चीज लिख सकते हो, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन हम ये चीज लिख सकते हैं
फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन राइट कि जो आपका एम सी, ठीक है, एम सी डेल्टा टी, एम सी इसको मैं लिखूंगा व्हाट टी वन, लेट सपोज इसका टेम्परेचर टी वन है, माइनस टी फाइनल एक प्रेशर एक टेम्परेचर आएगा, इसका होगा एम सी, इसका टी फाइनल से टी से टी फाइनल पहुंचा होगा, इसको टी वन लिखने से बेटर है, तो मैं ऐसा लिखता हूँ टी इनिशियल, ठीक है। बट ये किसके लिए लिख रहे हैं हम, ये पार्ट है आपका फॉर N2 एंड दिस पार्ट इज फॉर CO2। मास आपको नहीं पता, मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, मास आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। मिक्सिंग होगी, देखो जब भी आप थर्मोडायनामिक्स हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंट गैसेस का मिक्सिंग, वहां पे हम रिएक्शन की बात नहीं करेंगे कि N2CO2 का केमिकल रिएक्शन हो गया, अगर केमिकल रिएक्शन होगा इट मींस फिर पॉसिबल नहीं हो हमारे डिस्कशन, ठीक है, वो केमिकल इंजीनियरिंग में अलग ही बात हो जाएगी। बट हम क्या बात कर रहे हैं, सिंपल मिक्सिंग हुआ है, केमिकल रिएक्शन होके कुछ अलग बनेगा वो बात अलग है, बट आपको ये देखना सिंपल मिक्सिंग हुई है, एक का टेम्परेचर कुछ है एक का कुछ है, तो आपस में हीट ट्रांसफर होगा, तो एक ने लॉस किया एक ने गेन किया, सिंपल सी बात है। बट मास जो पहले तो मास निकालो N2 का CO2 का, पहले तो मास निकालो, ठीक है। और CV आप बेसिकली यहाँ पे जो यूज करोगे इट विल बी CV, बट वो CV निकलेगा कैसे, CV भी आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, CV निकालने का कोई मेथड है आपके पास जिससे आप CV निकाल पाओ, R डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन, बस वहां से निकलेगा। अच्छा R कैसे निकलेगा फिर, देखो बहुत सारी चीजें इसमें निकालनी है, उसमें एक तो ये है R की आप बात करते हो तो R इज व्हाट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, अगर आपको CV निकालना इट इज व्हाट R डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन, गामा आपको इंडिविजुअल गैसेस का दिया है, ठीक है। R आपको निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे इंडिविजुअली N2 एंड CO2 का, CV आप निकाल सकते हो, R आपने निकाल लिया क्योंकि गामा गिवन है हमें हर गैसेस के लिए, ठीक है। इस तरीके से तो आप निकालोगे आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को स्पेस छोड़ दो, क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लेना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा है। इसमें आंसर निकालना है क्या, हमें फाइनली पूछा क्या था, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तो आपको यहीं से निकल जाएगा, ये जो TF आने वाला है इट विल बी द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ठीक है। फिर आपको इक्विलिब्रियम प्रेशर भी निकालना होगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं,
and a small electrical register and a small electrical register. ठीक है. When a current of 1.5 ampere सॉल्व करो इस क्वेश्चन को. आंसर क्या आएगा इसका? अगेन सेम क्वेश्चन है. देखो भाई पिस्टन सिलेंडर में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे, बट इस बार कुछ डाटा कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है. ठीक है. बड़ा अच्छा ठंडा हो गया.
आंसर बताओ क्या आएगा इसका। राइज इन टेम्परेचर ऑफ एयर हमें निकालना है। किसी का आंसर आ रहा है कुछ? सेम क्वेश्चन, इससे पहले वाला सेम क्वेश्चन था, बट इसमें कुछ एक और चीज एक्स्ट्रा दे रखा है। एक्स्ट्रा क्या दे रखा है? कि पिस्टन स्वीप्स अ वॉल्यूम ऑफ 0.01 मीटर क्यूब। ये चीज एक एक्स्ट्रा दे रही है क्वेश्चन में। अच्छा, रजिस्टर क्या कर रहा है सिस्टम के ऊपर? वर्क कर रहा है ना, वर्क कर रहा है, कैसे निकालोगे? जो सिस्टम के ऊपर जो वर्क हो रहा है, ये वर्क निकालने का तरीका क्या है? क्या दे रखा? वोल्ट, टेम्परेचर, सॉरी आपको टाइम दे रखा है और एम्पेयर करंट। हाँ, तो वी आई टी इसी के हेल्प से निकालोगे। वी आई टी तो वोल्ट आपको दे रखा, कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट। करंट कितना है आपका? 1.5। टाइम विल बी इन सेकेंड्स, दैट इज 90। तो ये आपका वर्क डन बाय द रजिस्टर ऑन द सिस्टम ये आ चुका है। ठीक है, ये चीज। ठीक है, माइनस में आ रहा है क्या? टेम्परेचर चेंज? नहीं नहीं, टेम्परेचर चेंज माइनस में नहीं आ रही। ये तो एक वर्क हो गया जो रजिस्टर ने किया बेसिकली। दूसरी चीज क्या बोल रखा है कि द पिस्टन स्वीप्स अ वॉल्यूम ऑफ 0.013 मीटर क्यूब। कि क्या हो रहा है कि पिस्टन आपका स्वीप कर रहा है, मतलब इतना वॉल्यूम उसने कवर किया। तो ऑब्वियसली बात है, मतलब पिस्टन ने भी कुछ वर्क किया, मतलब सिस्टम ने भी वर्क किया कुछ। वो वर्क निकालने का तरीका क्या है? पीडीवी। ठीक है, प्रेशर का कुछ वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में। हाँ, वर्टिकल सिलेंडर विद अ फ्रीली फ्लोटिंग पिस्टन। ठीक है, फ्रीली फ्लोटिंग पिस्टन बोलने का मतलब कुछ भी फ्री है वो, बिल्कुल ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखे हैं, फ्री है वो, फ्लोट कर सकता है। एंड कंटेन्स 0.1 kg एयर एट 1.2 बार। 1.2 बार बेसिकली प्रेशर आपको दे रखा है। तो 1.2 बार इंटू 10⁵ बार का मतलब 10⁵ इंटू स्वीप, कितना उसने वॉल्यूम कवर किया बेसिकली? 0.01। तो यहां से एक वर्क आएगा आपके पास, बट समझने वाली बात यह है कि दिस वर्क विल बी इन नेगेटिव एंड दिस वर्क विल बी इन पॉजिटिव। ठीक है, दोनों वर्क को आपको कंसीडर करना है। एक तो रजिस्टर ने वर्क किया सिस्टम के ऊपर, उसके बाद सिस्टम ने कुछ अंदर वर्क परफॉर्म किया बाय द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। पिस्टन मूव कर रहा है ना अपवर्ड डायरेक्शन में, इट मींस सिस्टम ने कुछ वर्क परफॉर्म किया है। सिस्टम के ऊपर वर्क रजिस्टर के थ्रू हुआ है एंड सिस्टम ने कुछ और अलग से वर्क परफॉर्म किया है जब पिस्टन आपका मूव कर रहा है। ठीक है, हाँ, अराउंड 6 समथिंग आएगा। तो ये दो वर्क है, एक नेगेटिव वर्क है, एक पॉजिटिव वर्क है। आप सिंपली लगाओगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंसुलेटेड बोला है तो सब हीट ट्रांसफर तो जीरो होना है, इक्वल्स टू डेल्टा यू, है ना। दिस वन इज जीरो। वर्क आप नेटवर्क निकाल लो जो भी है ना, जो भी आपके वर्क होंगे उसके हिसाब से आप वैल्यूज रख लो यहाँ पे। एंड डेल्टा यू आपको पता है एम सी वी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी यहाँ से आप इजिली निकाल सकते हो। डेल्टा यू को क्या रखोगे आप? एम सी वी डेल्टा टी।
और डेल्टा टी का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। कितना है डेल्टा टी का वैल्यू? अराउंड 6 आना चाहिए, 5.85, अराउंड 6 आना चाहिए आंसर। हाँ ठीक है, 5.8 अराउंड 6। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज तो सेम रहने वाला है, चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो। ठीक है, ये चीज क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक चीज है? तो आपको जो भी वर्क ट्रांसफर है, जितने भी टोटल वर्क ट्रांसफर है, जितने भी टोटल हीट ट्रांसफर है, सबको कंसिडर करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो एक तो वर्क ट्रांसफर कौन सा, इलेक्ट्रिकल वर्क बेसिकली सिस्टम के ऊपर जो हुआ है, एंड देन पिस्टन ने खुद एक मूवमेंट करा, तो एक सिस्टम ने भी कुछ वर्क परफॉर्म किया। तो दोनों को आप कंसिडर करोगे, बट ये कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है, एंड ये वाला वर्क जो पीडीवी वर्क है, ये सिस्टम ने परफॉर्म किया, मतलब पॉजिटिव वर्क। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, है ना? ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट हमारा जो गेट वाला पार्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड, वो खत्म होता है। ठीक है, सारी प्रोसेस आपने देख ली, सारे वर्क उससे रिलेटेड हमने देख लिए। सिमिलर वे में एक और प्रोसेस होती है, देखो 4 प्रोसेस हमने अभी तक लिख ली थी, लास्ट वाली प्रोसेस भी हम लिख लेते हैं, जो है आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, लास्ट प्रोसेस आपका जो है वो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की अगर आप बात करते हो, देखो क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट से। ये जनरल बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है हमारा किसी भी प्रोसेस का, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन, वेयर n इज योर पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। वहां पे आपने देखा होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो प्रोसेस थी, वहां पे गामा था। ठीक है, एंड गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, वो एक अलग चीज है। एंड दिस पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इट इज टोटली डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर n, n इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर। वो गामा अलग चीज है। ठीक है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर गामा कांस्टेंट वो अलग चीज। ठीक है, तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बेसिकली क्या है, ये अपने आप में एक जनरल प्रोसेस है, इसी से बेसिकली आपकी अलग अलग प्रोसेस डिफाइन हो सकती है। अब अगेन वही चीज यहाँ पे, अगर आपको एक तो रिलेशन वही हो गया, P1 V1 की पावर n इक्वल्स टू P2 V2 पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा, दूसरा एक और प्रॉपर्टी रिलेशन जो हमने रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए भी लिखा था, V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस, गामा की जगह यहाँ पे आ जाएगा आपका n, वहां पे गामा था, यहाँ पे n आ जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू P2 बाई P1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n इक्वल्स टू T2 बाई T1। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, बस गामा की जगह n आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी रिलेशन आपको याद होना चाहिए, खासकर पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स के केस में। ठीक है, एक ये चीज। नेक्स्ट, अगर आप वर्क ट्रांसफर निकालते हो, वर्क ट्रांसफर आपको पता है इट विल बी पीडीवी। अब अगेन वही चीज है कि प्रेशर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सी बाय वॉल्यूम की पावर n। अगेन इसमें रखो, प्रेशर की जगह रखोगे सी इंटू वॉल्यूम की पावर n डीवी। ठीक है, तो आप इसको जब इंटीग्रेट करते हो, सपोज 1 से 2 के लिए, तो ये c तो बाहर आएगा, वॉल्यूम की पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 माइनस n, इस तरीके से आ जाएगा 1 से 2। तो फाइनली से जब सॉल्व करते हो, आपने लास्ट क्लास में देखा ही होगा ये चीज, जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, c v2 1 माइनस n माइनस v1 की पावर 1 माइनस n, ये चीज, एंड फाइनली डिनोमिनेटर में 1 माइनस n तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे सेम वही मेथड से, c को एक बार हम रखेंगे p2 v2 की पावर n और एक बार रखेंगे p1 v1 की पावर n। ठीक है, उस तरीके से। तो फाइनली जो आपके पास वर्क डन आएगा, इट विल बी व्हाट, p1 v1
माइनस P2V2 की पावर, सॉरी डिनोमिनेटर में n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आता है यहाँ से। ठीक है, ये चीज एग्जैक्टली सिमिलर है जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में था, वैसे ही कुछ सिमिलर फॉर्मूला है। ठीक है, सिमिलर फॉर्मूला। अब P1 V1 की जगह आप वो चीज भी यूज कर सकते हो अगेन, MR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई n-1। अच्छा, बट यहाँ पे R डिवाइडेड बाई n-1 को हम गामा CV नहीं लिख सकते। प्रीवियस केस में क्या था, R डिवाइडेड बाई गामा -1, उसको CV लिख लिया था। इसको नहीं लिख सकते, R डिवाइडेड बाई n-1 को, इसको CV नहीं लिख सकते, वो अलग चीज है। R डिवाइडेड बाई गामा -1 वो CV होता है, यहाँ पे वो चीज नहीं आएगी। अच्छा, वहां पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर 0 था, यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि हीट ट्रांसफर 0 है, हीट ट्रांसफर होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो MR n-1 ये आता है। अगर आप लेट सपोज हीट ट्रांसफर निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करके। ठीक है, MR T1 माइनस T2, ये तो आपका क्या है, वर्क, प्लस इंटरनल एनर्जी को आप लिख सकते हो व्हाट, MCV डेल्टा T। ठीक है, MCV डेल्टा T, CV डेल्टा T मतलब T2 माइनस T1। CV की जगह आप रखो R गामा -1, MR T1 माइनस T2। ठीक है, इसको क्या करते हैं, MR T1 माइनस T2, इसको ऐसा करते हैं T2 माइनस T1 कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं T2 माइनस T1 को मैं कॉमन लूंगा। तो क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन लगा लेते हैं, क्योंकि आपने इसको T2 माइनस T1 बना रखा है इस तरीके से, प्लस MRCV की जगह हम क्या लिख रहे हैं, R डिवाइडेड बाई गामा -1। ठीक है, MCV डेल्टा T इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हमने जस्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं हम, जस्ट कॉमन ले रहे हैं MRT2 माइनस T1, ये चीज हमने कॉमन ले ली, बचा क्या आपके पास 1 अपॉन गामा -1 माइनस 1 अपॉन n-1। इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखो क्या निकल के आता है, MRT2 माइनस T1, n-1 इधर माइनस गामा +1, गामा -1 1 से 1 कैंसिल आउट। फाइनली आप देखोगे कि आपके पास जो निकल के आ रहा है, इट इज व्हाट, m इंटू आप इससे लिखोगे n माइनस गामा डिवाइडेड बाय गामा -1 इंटू n-1। ठीक है, इंटू R T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1। इस फॉर्मूले को जरा थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये चीज आपके पास आया था ऐसा कुछ, ये चीज। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें कुछ ऐसे कि n माइनस गामा ऐसा है आपके पास, n-1 इसके नीचे रखा आपने, n-1 इसके नीचे एज इट इज, बट गामा -1 को ना R के नीचे शिफ्ट कर दिया हमने। ठीक, अगर आप ऐसा शिफ्ट करते हो तो हुआ क्या एक्चुअली, R अपॉन गामा -1 को मैं लिखूंगा CV। ठीक है, इस तरीके से। तो रिप्रेजेंटेशन है जस्ट कि आप हीट ट्रांसफर को कैसे लिख रहे हो। तो आप एक चीज नोटिस करते हो, ये जो पार्ट है सिर्फ इतना पार्ट, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज व्हाट, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये सब क्या आप निकाल रहे हो, हीट ट्रांसफर ना,
हीट ट्रांसफर आपको पता है, हीट का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? हीट ट्रांसफर आप लिखते हो एम सी डेल्टा टी, ये जनरल फॉर्मूला है, एम सी डेल्टा टी। दिस इज मास, दिस इज सी, दिस इज डेल्टा टी, सी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। सो बेसिकली फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ऐसा लिखेंगे हम, फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वी कैन से कि specific heat of polytropic process is n minus gamma divided by n minus 1, ये चीज। अच्छा इंटू सीवी भी, वो तो लिखा ही नहीं मैंने। n minus gamma divided by n minus 1 इंटू सीवी, ये कंबाइंड करके आपका क्या बनता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, कहीं एक दो जगह ये चीज पूछी हुई है, इसलिए नोट कर लेना। वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हीट ट्रांसफर आपको निकालना है तो आप डायरेक्टली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, वहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और कुछ? ठीक है, डन, नोट कर लिया यहाँ तक सबने? ठीक है, देखो तो ये जो है फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपका हो गया स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इस तरीके से डिफाइन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे होता है ना, कई जगह डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है तो उसका स्पेसिफिक हीट क्या है, ये चीज। ठीक है, फॉर्मूला में जरूरत भी नहीं इसको याद करने की, वो हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट लॉ लगाएंगे हम, वर्क का हमें फॉर्मूला पता है, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी हम सॉल्व कर ही लेंगे। अच्छा, इससे ज्यादा एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो ये है, एक और हीट ट्रांसफर को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंटेशन कैसा है? हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू वर्क ट्रांसफर प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो क्या है, वर्क आपका है बेसिकली एम आर टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, ये चीज, प्लस एम आर गामा माइनस वन में सीवी की जगह डायरेक्टली आर अपॉन गामा माइनस वन लिख रहा हूँ, टी टू माइनस टी वन। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा लेट सपोज अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस बार, इसको मैंने T1 माइनस T2 लिख लिया, तो माइनस साइन लगा देंगे जस्ट, और यहाँ से कॉमन लेते हैं हम ये वाला पार्ट, एम आर T1 माइनस T2, इसको कॉमन लोगे तो बचेगा यहाँ पे 1 माइनस एन माइनस वन अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या मिलेगा, गामा माइनस वन माइनस एन प्लस वन। ये 1 से 1 कैंसिल आउट, एम आर T1 माइनस T2। ठीक है, यहाँ पे आपका जो बन रहा है वैल्यू, ठीक है, एम आर, आर की जगह मैंने यहाँ पे रख दिया इसका ये चीज एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन, ऊपर क्या बचा है, गामा माइनस एन डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। ठीक है, रीअरेंज करके मैंने ऐसा लिख दिया, किसको, हीट ट्रांसफर को। ये सब आपका क्या, हीट ट्रांसफर का ही तो कैलकुलेशन चल रहा है। ये क्लियर है, इसको रीअरेंज किया, जस्ट रीअरेंज कर रखा है। बचेगा ऊपर क्या, गामा माइनस एन, ठीक है, गामा माइनस एन, नीचे क्या बचेगा, एन माइनस वन इंटू गामा माइनस वन। तो एन माइनस वन यहाँ शिफ्ट कर दिया, गामा माइनस वन यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब कॉमन सेंस वाली बात है, ये क्या है, ये टर्म क्या है,
दिस इज वर्क, ये वर्क है वो, ठीक है, दिस इज वर्क। तो आप फाइनली यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि जो बी हीट ट्रांसफर होगा इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इट कैन बी रिटन एज गामा माइनस एन डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इनटू वर्क। अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार होगा आपको वर्क डायरेक्टली गिवन होगा, हीट ट्रांसफर पूछा होगा, तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्टली वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लेना, ठीक है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। n-1 को बाहर करेंगे, नहीं नहीं देखो, फॉर्मूले को हीट ट्रांसफर को दो अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। n-1 को मैं अंदर इसलिए लिख रहा है क्योंकि मुझे ना यहाँ पे एक वर्क वाला फॉर्मूला चाहिए था, मतलब यहाँ पे एक वर्क का एक्सप्रेशन चाहिए था, इसलिए n-1 को अंदर करा। अदरवाइज गामा माइनस को 1 को यहाँ करो तो m r गामा माइनस 1 बचेगा और r अपॉन गामा माइनस 1 c भी बनेगा, तो वो तो अल्टीमेटली वही वाली बात हो जाएगी ना जो हमने इससे प्रीवियसली पहले किया है। यहाँ पे हमने वही तो किया है चीज, वही चीज है, ठीक है। तो दो फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो हीट ट्रांसफर को, बट इंपॉर्टेंट ये, एंड वो वाला भी इंपॉर्टेंट है, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कहीं जगह कि व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो आप वो चीज बता सकते हो डायरेक्ट, बट ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज, ठीक है, ये फॉर्मूला एंड ये वाली चीज, हाँ ये पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट वाली चीज, ये आपसे पूछी जा सकती है कुछ एग्जाम्स में। अच्छा ये एक चीज याद रखना, ये जो फॉर्मुलेस हमने सारे निकाले अभी तक वर्क के, सब क्लोज सिस्टम की कैलकुलेशंस की हमने, ओपन सिस्टम का भी हमने डिस्कशन नहीं किया। जितने भी हमने कैलकुलेशंस किए हैं चारों प्रोसेस में, सब क्लोज सिस्टम के लिए ही डिफाइंड है। आपने जितना भी कैलकुलेशंस किया है वो सब आपका क्या है, क्लोज सिस्टम्स के लिए, जितना भी वर्क ट्रांसफर्स किए तो सब ये क्लोज सिस्टम है। तो यहाँ पे चाहो तो लिख भी लेना क्लोज्ड, जो वर्क ट्रांसफर है बेसिकली क्लोज होना चाहिए, मतलब क्लोज सिस्टम के लिए, क्लोज लिखने का मतलब फॉर अ क्लोज सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा ये तो हमने लिख लिया, उसके बाद एक और चीज है हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। मतलब देखो लेट्स सपोज दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, आप डिफरेंट प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो देखते हैं। देखो दिस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। तो कर्व है बेसिकली इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको चीज नोटिस करनी है, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज व्हाट रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो मैं पीवी इज इक्वल्स टू गामा कांस्टेंट लिख रहा हूँ, तो ये आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग, चार अलग अलग प्रोसेस है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप एक चीज देखो, जो हमने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ा है ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये चीज, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मेट है किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट सपोज n का वैल्यू 0 रखता हूँ, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम की पावर 0 इट मींस 1, प्रेशर कांस्टेंट, यस करेक्ट 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 है ना। और n का वैल्यू लेट सपोज आपने रखा 1, क्या मिलेगा,
प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड इफ यू पुट n इक्वल्स टू व्हाट, गामा, आपको मिलेगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। And if you put n equals to infinity, then you will get volume equals to constant. Then you will get volume equals to constant. ठीक है, तब जाकर आपको बेसिकली इंफिनिटी मिलेगा। बट देखो इंफिनिटी रखने का तरीका क्या है बेसिकली, लेट सपोज n से मैं पूरी इक्वेशन में डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा 1/n, ये चीज, ठीक है। तो 1 बाय इंफिनिटी क्या होगा, 0, अगर आप n का वैल्यू इंफिनिटी रखते हो, है ना। ये वॉल्यूम c, ये बेसिकली 1/0 कांस्टेंट 1, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट हियर, ये चीज, ठीक है। तो जस्ट वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका कैसा आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो ये चीज ना आप इंपॉर्टेंट ये कि n किस किस n की वैल्यू पे कौन कौन सी पर्टिकुलर प्रोसेस होने वाली है ये आपको पता होना चाहिए। पर एक थोड़ा सा अगर आप इसको और ढंग से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगा, अगर आप ऐसे क्लॉकवाइज चीजें चेक कर रहे हो तो n का वैल्यू क्या है, 0 फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, यहीं पर इसको हम लिख भी देते हैं। प्रेशर कांस्टेंट में n का वैल्यू 0, टेम्परेचर कांस्टेंट में n का वैल्यू 1, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में n का वैल्यू गामा, और वॉल्यूम पे आके क्या हो गया, इनफिनाइट। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेसिकली n का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज, n का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज, 0 1 गामा देन इनफिनाइट, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये n का वैल्यू इंक्रीज होते हुए दिख रहा है आपको, ठीक है, करेक्ट। यहां तक चीजें क्लियर है सबको, है ना। तो इसको आज यही एंड करते हैं, फिर कल हम स्टार्ट करेंगे ओपन सिस्टम्स के केस में कैसे आप वर्क ट्रांसफर्स निकाल सकते हो, ठीक है। चलो देन, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर, ओके।